Hello and welcome to Shri Ram IAS. You all are most welcomed into this session where we every day discuss the Indian economy book by Shri Ram sir himself. By now we have completed 2 chapters and a half of the 3rd chapter. Today we will be completing the 3rd chapter. It is the chapter of development. और इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है why, how, what are the parameters of development. Today we will see that it is not just about human development, it is not just about sustainable development, but it also includes the social progress. What do we mean by social progress is basically simple. Social progress means first, to meet the basic needs, you should have the capacity. The capacity of society to meet all its basic needs, enhance the quality of life and create conditions for everyone to reach their full potential. Now understand, this thing does not only confine itself to lending a dole, rather than teaching the people how to fetch water. ठीक है, समझ में आ गई बात कि आप बस लोगों को पढ़ा नहीं रहे हो, आप उनको ये भी बता रहे हो कि पढ़ना कैसे है और उसके साथ साथ कि इस एजुकेशन को और ज़्यादा स्प्रेड कैसे करना है, होम एजुकेशन कैसे करनी है। वो सोसाइटी जो अपने आप में रेजिलिएंट है, जहाँ पे अब दूसरी बार तीसरी बार और ज़्यादा कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को स्टिमुलस नहीं देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ क्रिएटेड अ रेजिलिएंट सोसाइटी, वी ऑलरेडी हैव डेवलप्ड इट. That is social progress. When your society is developed, and that is what is known as social capital. And that is what UPSC asked in prelims itself. ठीक है, ये एक अमेजिंग फैक्ट है दैट यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ लेता है जो मेंस के होते हैं अदरवाइज. 2025 में क्वेश्चन पूछा था सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर. सर्कुलर इकोनॉमी का क्वेश्चन, वो भी मेंस जैसा क्वेश्चन और प्रीलिम्स में पूछ लिया. और इस साल 2026 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे, इवन एथिक्स के क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आ गए थे. इसीलिए ये थोड़ा बहुत हैरान कुन कर देने वाली बातें होती है और ऐसे क्वेश्चंस को हमें ध्यान से देखना चाहिए दैट व्हाई यूपीएससी इज एक्चुअली आस्किंग इट. क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इट हार्डली मैटर्स दैट वेदर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स, मेंस, यूपीएससी, सीडीएस, आईएएस, आईपीएस, एनी ऑफ द एग्जाम्स. इस क्वेश्चन को किसी भी इंसान से पूछ लो, अगर वो इंसान ग्रेजुएशन किया हुआ है और चाहे वो अच्छी जगह से पढ़ा है, बुरी जगह से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो, अगर वो इंसान अपने आप को एक स्मार्ट सिटीजन समझता है तो उसको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए. अगर वो इंसान अपने आप को अच्छा आईक्यू वाला इंसान समझता है तो उसको वो क्वेश्चन आ जाना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज रेड एनीथिंग और नॉट. फिर उसने यूपीएससी की तैयारी की है, एसएससी की है, सीजीएल, कुछ भी, कोई भी तैयारी की हो, उसने नहीं भी की हो तैयारी, उसको तब भी आ जाना चाहिए. ठीक है, समझ में आ गई बात. ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं. चलो, बेसिक ह्यूमन नीड्स. सबसे पहले सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. बेसिक ह्यूमन नीड्स हो रही है सेटिस्फाई या नहीं, फाउंडेशनल वेलबींग है या नहीं, एंड अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है. से फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, आर यू प्रोवाइडिंग इनफ न्यूट्रिशन. जैसे हम लोग सीडीएस में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. मेडिकल केयर, जैसे हमने जगह जगह पे स्वास्थ्य मंदिर बनाए हुए हैं. वाटर, क्या हर घर नल से जल. ठीक है, क्या ये स्कीम्स ऑलरेडी टैप वाटर आपके घर में एक्सेसिबल है या नहीं, सैनिटेशन है या नहीं, शेल्टर है, पर्सनल सेफ्टी है, एक्सेस टू नॉलेज है या नहीं, आप एजुकेशन के मामले में कहाँ तक जा सकते हो, इंफॉर्मेशन कितनी इजीली अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंसी है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, आर ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स अवेलेबल टू द सोसाइटी और नॉट, डू दे हैव अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पर्सनल राइट्स, फ्रीडम, इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेस टू एडवांस्ड एजुकेशन. ठीक है, these are the parameters of social progress index. Simple. Now understand that this social progress index, it measures outcomes, not the outputs. ठीक है, कि total outcome कितना आया. हाँ,
मतलब क्या है इस चीज़ का, जब हम ट्रेडिशनली कैलकुलेट करते थे किसी भी चीज़ को, डेवलपमेंट को, तो वी यूज टू मेजर से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हमारे पास, हमें ये पता चलेगा हेल्थ केयर कैसा है। बट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स क्या देखेगा, एक्चुअल हेल्थ आउटकम कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी डिक्रीज हुई है, नहीं हुई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, आप अगर टीबी की बात करते हो तो टीबी इरेडिकेशन करना है। नाउ हाउ टू डू टीबी इरेडिकेशन, लास्ट ईयर अगर हमारे पास पेशेंट्स से 100 थे तो इस साल क्या 80 हुए हैं, अगले साल क्या 60 होंगे या नहीं, दैट इज द एक्चुअल आउटकम। ये 6 पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। अगर आप ट्रेडिशनल वाले याद ना भी रखो, बट एसपीआई के अप्रोच के 3 पैरामीटर्स याद रख लेना। अंडरस्टूड। नाउ इंडिया के सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करें तो इट वाज क्रिएटेड इन 2022-23 बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव ऑफ यूएसए। इंडिया और यूएसए का कोलैबोरेशन, 2 इंस्टीट्यूट्स का कोलैबोरेशन बनाता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। समझ में आ गई बात। इट वाज सबमिटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इन 2022। और नाउ अंडरस्टैंड, सोशल प्रोग्रेस के लिए इट इज नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमन प्रोग्रेस और ह्यूमन डेवलपमेंट। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक इंसान की डेवलपमेंट चेक करनी है तो मैं उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन वगैरह ये सब चीजें चेक कर रहा था कल तक। बट आज मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम कंसिडरिंग द होल सोसाइटी का प्रोग्रेस। सारी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए मुझे बहुत सारे इंडिकेटर्स लगेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव मेट्रिक जो हम डिराइव कर रहे हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 49 इंडिकेटर्स एंड 6 प्रोग्रेस टियर्स फ्रॉम वेरी हाई टू लो, कि कितना सोशल प्रोग्रेस हुआ है। वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस है, लो है, मिडिल है और लोअर मिडिल है। ठीक है, टॉप में 2 कैटेगरीज है, बॉटम में 2 कैटेगरीज है, मिडिल में 2 कैटेगरीज है। डन, दैट वाज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स क्या है? दिस मेजर्स द वेलबीइंग थ्रू कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। नाउ अंडरस्टैंड, अभी तक हम सोशल प्रोग्रेस देख रहे थे, दैट सोसाइटी कितना प्रोग्रेस कर रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें नहीं था। नाउ दिस विल ऐड एनवायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो, मतलब आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो बट उसकी वजह से एनवायरमेंट पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। याद है हमने अभी इससे पहले पढ़ा था प्लानेटरी प्रेशर्स ह्यूमन एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PHDI। हाँ, वी डिस्कस्ड अबाउट PHDI कल परसों, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में। वैसे ही जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स ऑल्सो measures or adjusts or discounts the growth with environmental development for sustainable planning। और I would say कि आप जो प्रोग्रेस कर रहे हो is that sustainable or not। ठीक है, क्या आप एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो और उसके बाद ग्रोथ कर रहे हो। सो therefore when pollution occurs GDP increases twice, जैसा हमने इससे पहले भी एग्जाम्पल दिया था। ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल प्रोड्यूस होते टाइम भी क्लाइमेट चेंज हुआ, ऑयल स्पिल होने के बाद भी क्लाइमेट चेंज हुआ, उसको क्लीन करते टाइम भी क्लाइमेट चेंज हुआ। नाउ अंडरस्टैंड, 3 बार क्लाइमेट को डैमेज हुआ बट हमारा जीडीपी जो है वो डबल रेट से बढ़ रहा है। एक जब हमने प्रोडक्शन किया और दूसरा जब हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया उस ऑयल को साफ करने के लिए। ठीक है, ये जीडीपी का फैक्टर है। बट जब आप जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करो, जीपीआई, हाँ, जब आप जीपीआई की बात करो, जीपीआई वर्सेस जीडीपी, जीडीपी मैंने बता दिया। जब आप जीपीआई की बात करो तो तब हमें ये देखना है कि जब आपने फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट किए, से फॉर एग्जांपल आपने $100 बिलियन का फॉसिल फ्यूल, 100 बिलियन रुपीस का फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस किया, डॉलर्स, रुपीस, कुछ भी ले लो, रियाल ले लो, सऊदी का, कुवैत ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, प्रोड्यूस किया। नाउ टेल मी वन थिंग, इसकी वजह से कल को कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होंगे और उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल इसकी वजह से देयर विल बी एन इंपैक्ट ऑफ से 60 बिलियन रुपीस। ठीक है, 60 करोड़, 60 बिलियन, 70 बिलियन, इतना अमाउंट हमें चाहिए होगा कि जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया उसको वापस सिक्वेस्टर करने में। जो एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बना जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज होगा कल को, उसको वापस कम करने के लिए हमें इतनी फंडिंग चाहिए। सो देयरफॉर नेट प्रोडक्शन वाज जस्ट 40 बिलियन रुपीस। सिंपल। चलो, सो व्हाट जीपीआई डिडक्ट्स इज, ये माइनस करता है एनवायरमेंटल कॉस्ट, जैसे मैंने अभी बोला, बायोडाइवर्सिटी लॉस,
रिसोर्स डिप्लीशन, पोल्यूशन इम्पैक्ट कितना पड़ा, फार्म लैंड, वेटलैंड्स और ओजोन डिप्लीशन कितना हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से कितना कॉस्ट हुआ वो। बट उसके साथ साथ सोशल कॉस्ट भी, कि अगर आपने कोई प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन की वजह से क्राइम रेट्स कितनी इंक्रीज हो रही है, दैट इज अ कंडीशन। ठीक है, आपसे फॉर एग्जांपल कल को आपकी ही कंट्री में, हमारी ही कंट्री में, इंडिया में देयर आर सम हिली स्टेट्स, ठीक है, आपने वो वीडियोस वगैरह देखी होंगी, बहुत सारी हिली स्टेट्स में मैरिजुआना का कल्टिवेशन होता है, गांजा जिसको हम बोलते हैं, कल्टिवेशन होता है, बहुत सारे हिली स्टेट्स में होता है। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट इन वन फॉर्म इट इज ओके लीगल, ठीक है, बट इन द अदर फॉर्म इट इज नॉट लीगल, अंडर NDPS एक्ट इट्स एन इलीगल सब्सटेंस, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, इफ वी लीगलाइज टुमारो, इफ वी लीगलाइज मैरिजुआना, ठीक है, अगर इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया जाता है, कैनबिस को लीगलाइज कर दिया जाता है, तो क्या होगा आगे? मोस्ट प्रोबेबली जैसे अभी अल्कोहल का एडिक्शन है, जितना ज़्यादा आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो उतना ही आपका दिमाग बिगड़ने लगता है। और ये आई वुड से स्टडीज़ के थ्रू साबित हुआ है दैट जिन कंट्रीज़ में और जिन नेशंस में बहुत ही ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ होता है, चाहे वो कोई भी ड्रग हो, वो किसी भी प्रकार का ड्रग हो, चाहे वो पाउडर हो, कोकेन हो, हीरोइन हो, जिस तरीके का भी ड्रग हो, जितना ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ होता है उतना क्राइम रेट्स बढ़ जाती है। बिकॉज फर्स्ट द पर्सन इज अंडर द, I would say, under the influence of that drug. Second, the person doesn't know what he is doing. And third and most important thing is कि उस इंसान को अब ये ड्रग चाहिए ही होता है, and the person is already unproductive in his life. वो कुछ कमा नहीं रहा है, वो नशा करके सो रहा है, अब उसको पैसा भी चाहिए और ज़्यादा खरीदने के लिए, so the only shortest way would be doing a crime, say kidnapping or any other thing, or I would say snatching, theft or any other thing. That is why maybe crime rates may increase, ठीक है। Family breakdowns, leisure time, income inequality, these all are the social costs. ये हमने अभी happiness index में भी पढ़ा था, that why leisure is important. Why do you need, जो मैंने example कल दिया था A और B का example, why A is more wealthy despite of earning only 10,000 rupees than B who is earning 15,000 rupees. Why is A more happy? Because he has got leisure time, he has got his family support, his family is not breaking off, he is not facing that threat of alienation of self. ठीक है, समझ में आ गया? So therefore genuine progress index talks about both the things, environmental cost and social cost. अब आप बताओगे कि सर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा, हमने NCERT पे बस उतना ही पढ़ा है, उसके बाद हम क्यों पढ़ें? ठीक है, ये चीज़ें इसलिए पढ़नी है, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो, जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ रहे थे, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी पढ़ रहे थे, UPSC ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया 2025 की मेंस में। हो सकता है आगे चल के कुछ और पूछ ले, क्या पूछेगा और क्यों पूछेगा? क्योंकि ये इकोनॉमिक रिसर्च है, इकोनॉमिस्ट्स ने इसको सबमिट किया हुआ है, ये प्रपोज रिसर्च है, तो इसीलिए ये चीज़ें बन रही है, ये इंडिकेटर्स पे काम हो रहा है, दे आर फ्रॉम द रिसर्च पेपर्स ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, तो इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। Now one more index is there, Better Life Index. Better Life Index was produced or conceptualized by OECD, ठीक है। OECD ने इसको अडॉप्ट किया था 2011 में, अडॉप्ट किया था, ठीक है। It was adopted on the basis of recommendations from the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress 2009. 2009 में इस कमीशन ने इसको ड्राफ्ट किया था, उसके बाद अडॉप्ट किया OECD ने पहली बार 2011 में। You just need to remember the parameters. Rest of the things I will not be explaining it too much, क्योंकि ये ऑलरेडी सेम चीज़ है जो हमने अभी तक पढ़ी है। हाउसिंग, do you have 1 floor, 2 floor, कच्चा हाउस, पक्का हाउस? Environment, is your environment clean, polluted? How many cities are there which are polluted? Education, how and what are the parameters of gross enrollment ratio? हायर एजुकेशन में कितना एनरोलमेंट है, लोअर एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट कितना है, और उसके बाद इनोवेशन कितना है। इनकम,
हाँ, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम कितनी है, चाहे वो परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे ले ले, ठीक है। जॉब्स, हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इज देयर अवेलेबल, एंड कम्युनिटी कैसी है। नाउ दैट इज हाउ वी डिराइव द बेटर लाइफ इंडेक्स, ठीक है, सिंपल। वी गिव वेट्स टू ऑल द पैरामीटर्स एंड देन सी टू इट। इसके कुछ और डायमेंशंस है, जैसे सिविक एंगेजमेंट कितना है, लाइक पीपल हाउ मच आर दे पार्टिसिपेटिंग इन टू डेमोक्रेसी, हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों, नॉट द वन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों कैसे हैं लोगों के, सेफ्टी, मर्डर एंड असॉल्ट रेट्स कितने हैं, आप बाहर चले गए रात को 1 बजे, इधर बुराड़ी साइड में पता चला सुबह आए ही नहीं, है ना, ये भी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ लाइफ सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, हाउ मच वुड यू रेट इट, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, आप 12 घंटे काम कर रहे हो बी के जैसा, या फिर आप ए के जैसा 2 घंटा काम करके 10,000 रुपये कमा कर खुश हो, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, समझ में आ रही है बात। हो सकता है ए को और ज़्यादा काम करने के लिए शायद 1 घंटा और काम करना पड़ेगा, वो भी 15,000 रुपये आ जाएगा। सो इज़ योर लाइफ लाइक बी और ए, दैट इज़ अ कंडीशन, ठीक है। सो देयरफॉर ये पैरामीटर्स बस इस चीज़ के हैं ताकि हम ये समझ सके लोग कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बस। सो जहाँ हमने स्टार्ट किया था क्लासिकल से, जो मैंने बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, that it was only about the wealth of the nation, then the income of the nation, then how to calculate the income, then it is not just about income, it is about development, not only development, it is about environmental development, not only environmental development, it's also social development, and now it is the entire life. And from here we will go into next paradigm, that is the life economics, जो इंडिया ने प्रपोज किया था G20 के समिट में, ठीक है। So इसके साथ साथ there is one more thing known as green GDP. Green GDP is the index of economic growth. However, it factors in the environmental consequences. कि environment की वजह से कितना, हाँ, environmental damage कितना हुआ, और final value of goods and services कितना था, वही जो मैंने पहले बोला था 100 - 60 = 40, ठीक है। $100 बिलियन का हमने प्रोडक्शन किया, $60 बिलियन का हमने environmental cost इनकर किया, and net production was $40 बिलियन, ठीक है, सिंपल। Produced, the cost of ecological degradation is deducted, arrived at green GDP net, ठीक है, सिंपल। एक ही चीज हम करते हैं, दैट इज, हाँ, टोटल प्रोडक्शन में से, टोटल जीडीपी में से एनवायरमेंट कॉस्ट कितना हुआ उसको डिडक्ट करके ग्रीन जीडीपी आ जाता है, डन है। चलो, दास गुप्ता रिव्यू कमेटी, इट वाज पार्थसारथी और दिस सॉरी, इट वाज द प्रोफेसर सर पार्थ दास गुप्ता. His commission was actually commissioned by UK government. Now समझना इस चीज़ को, मैं बस एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। पार्थदास गुप्ता कमेटी को यूके गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये यूके गवर्नमेंट ने ये बोला दैट आप एक काम करो, नाउ यू स्टडी दैट गवर्नमेंट्स जो है वो जो सब्सिडीज देती है, से फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर में, कैसी सब्सिडी, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट सब्सिडी इज फर्टिलाइजर सब्सिडी। कोई यूरिया का बैग जो कि मार्केट में 1000 रुपये का बिकना चाहिए वो हम मार्केट में 500 रुपये का बेच रहे हैं, क्यों? क्योंकि 500 रुपये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोड्यूसर को दे दिए हैं, सब्सिडाइज्ड। वैसे ही एमएसपी, आप मार्केट में जाओ, अपना प्रोड्यूस लेके, गेहूं निकला है, 10 क्विंटल गेहूं निकला है, इसको मार्केट में बेचना है, ये बिकेगा 1200 रुपये का, बट गवर्नमेंट बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 1800 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। अब ये सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, समझना इस चीज़ को। इन सब्सिडीज की वजह से लोग ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर ओवर यूटिलाइजिंग द फर्टिलाइजर्स। अदरवाइज वो 2 से 3 क्विंटल खाद डाल देता अपने खेत में, अब वो कितना डाल रहा है? 6 क्विंटल, क्योंकि उसको फ्री में मिल रही है या उसको सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है, आधे दाम पे मिल रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो जो सॉइल है उसमें तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ खाद ही जाएगा, रेस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर इज गेटिंग वॉश्ड अवे बाय द वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर पे भी सब्सिडी है। कैसी सब्सिडी? सर, इलेक्ट्रिसिटी और जो आपने ट्यूबवेल या जो आपने कुआं खोदा हुआ है वहाँ पे, उसको खोदने पे भी लोन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, जो पंप से चलता है, सबमर्सिबल से चलता है, सबमर्सिबल पंप से। अब वहाँ से पानी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ग्राउंड वाटर, वो पानी भी फ्री है। वहाँ आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री है। सो नाउ यू आर एक्सट्रैक्टिंग टू मच ऑफ वाटर आउट ऑफ द ग्राउंड एंड यूजिंग इट इन योर फील्ड्स। सो देयरफॉर
एक तो आपने खाद बहुत ज़्यादा डाल दी बिकॉज ऑफ सब्सिडीज़, दूसरा आपने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया बिकॉज ऑफ सब्सिडीज़। ना ये जो खाद है ये वॉश अवे हो जाएगा इस पानी के साथ और ये चला जाएगा कहाँ पे, मरीन लाइफ में। से नियर बाय कोई वाटर बॉडी है जहाँ पे ये पानी जा रहा है, रिवर में जा रहा है, समंदर में जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, द वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड। वो पानी कोई पी रहा है, उस इंसान के अंदर ये केमिकल अक्यूमुलेट हो रहा है, ये पानी पोल्यूटेड है, वो केमिकल अक्यूमुलेशन की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर पैदा हो रहा है। वो पानी रिवर बॉडी में गया, किसी स्टैग्नेंट बॉडी में गया, लेक में गया, उसमें यूट्रोफिकेशन होगा, वहां पे जो मरीन लाइफ है वो भी मर जाएगी, एल्गे पैदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। नाउ ऑल ऑफ दिस डिग्रेडेशन ऑफ दिस एनवायरमेंट इज बिकॉज ऑफ दीज सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है। सो पार्थदास गुप्ता कमेटी का ये बोलना है कि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, हाँ, दीज आर अराउंड $6 trillion of annual subsidies. हाँ, $6 trillion of annual subsidies governments are providing around the world, और इसकी वजह से एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला that most governments prioritize unsustainable economic activities. ठीक है, paying people more to exploit nature than to protect it. So therefore they called that there should be some changes brought in as we think that economic success is there. हमें इकोनॉमिक सक्सेस को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। याद है मैंने एक चीज़ बोली थी कल के डिस्कशन के स्टार्ट में, ठीक है, जब हमने के ट्रेवर्थ को डिस्कस किया था, मैंने बोला था के ट्रेवर्थ का पेपर था, ठीक है, चेंज द गोल, चेंज द गोल ऑफ इकोनॉमी। समझ में आ गई बात, चेंज द गोल ऑफ इकोनॉमी। इन्होंने भी वही बोला कि हम जिस हिसाब से इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सोच रहे हैं उसको चेंज करना है। नाउ वी नीड समथिंग डिफरेंट, सो देयरफॉर दे रेकमेंडेड, क्या बोला, वी शुड डिस्करेज डैमेजिंग प्रोडक्शन, जिस प्रोडक्शन से डैमेज हो एनवायरमेंट का उसको डिस्करेज करो, एंड कंजप्शन थ्रू पॉलिसीज दैट चेंज प्राइसेस एंड बिहेवियर एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड फॉर रीयूज एंड रिसाइकल। तो हमें रीयूज रिसाइकलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, अब वो है कि लास्ट ईयर यूके गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ टैक्स नेम्ड एज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। CBAM मतलब क्या है इस चीज का, क्या करेंगे इसमें, से फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रोड्यूसिंग दीज बुक्स, ठीक है, ये बुक है, आई एम एन इंडियन और पब्लिशर, पब्लिशिंग हाउस, मैं बुक्स प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, बट ये बुक्स प्रोड्यूस करने में जो पेपर है, आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर टू गेट इट फ्रॉम ट्रीज और टू रिसाइकल इट। ठीक है, अब ये बुक्स को प्रोड्यूस करते टाइम जब मैं ये पेपर वगैरह जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी में यूज करता हूं, सब कुछ यूज करता हूं, आई एम डूइंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ऑफ से 2 tons पर मंथ। ठीक है, 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में करता हूं हर महीना। नाउ अंडरस्टैंड, ये बुक अगर मैं इंडिया में बेच रहा हूं तो मैंने इसको बेचा से 1000 रुपीज में, सिंपल। बट अगर यही बुक मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं टू यूके, यूके में लगा हुआ है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसका मतलब ये है, ये जो बुक था 1000 रुपये का, इसके ऊपर 15 to 18%, और आई वुड से फॉर एग्जांपल 15%, इट इज 15% टैक्स लगेगा।
क्यों टैक्स लगेगा? बिकॉज इट इज अ पोल्यूशन क्रिएटिंग वेंचर, इसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। जो आई वुड से जो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है, जो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है, चूंकि ये प्रोडक्ट जा रहा है यूके जुरिस्डिक्शन में, तो वहां पे द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नाउ दैट इसको डिस्कार्ड ऑफ करने में, इसको इस वेस्ट मटेरियल को वापस नेचुरली डिग्रेड करने में टाइम लगेगा, और इसकी वजह से जो पोल्यूशन हुआ था उस पोल्यूशन को कॉम्पनसेट करने के लिए ये टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, नाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट हाउ जस्ट द रिसर्च आइडियोलॉजीज फ्रेम इनटू एंड कन्वर्ट इनटू पॉलिसीज। ठीक है, वो भी टैक्सेशन की पॉलिसीज, आम पॉलिसी नहीं। डन? चलो, सो द नेक्स्ट थिंग विच वी आर डिस्कसिंग इज नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। बहुत सिंपल, हमने अभी कल परसों ही पढ़ा था, कल ही पढ़ा था दैट अगर कोई कंट्री जिसके पास नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, प्रोड्यूस्ड कैपिटल अच्छा है, ज़्यादा है, तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा ही होगा। बट हमें पता ही नहीं नेचुरल कैपिटल कितनी है। जंगल, पेड़ पौधे, दरिया, नदियाँ, स्प्रिंग्स, ओशियंस, ये सब मिला के नेचुरल कैपिटल है हमारा। रिसोर्सेज, कोल, आयरन ओर, अल्मोनियम, बॉक्साइड, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, कॉपर, अल्मोनियम, टैंटलम, जितने भी है, मोनाजाइट, थोरियम, यूरेनियम, सारे मिनरल्स मिला के जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल, वाटर, एयर, नेचुरल कैपिटल दैट सपोर्ट वन अनदर, इसको कैलकुलेट करना जरूरी है। हाँ, वी हैव मेजर्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बट डू नॉट हैव मेजर्स टू कैलकुलेट नेचुरल कैपिटल। इस नेचुरल कैपिटल को अकाउंट करने के लिए इंडिया ने लॉन्ग बैक पहले से ही स्टार्ट किया 2008 से। 2008 में सबसे पहले हमने अडॉप्ट किया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान किस लिए स्टार्ट किया था? सो दैट वी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ आवर इकोसिस्टम, कि जो हमारे पास इकोसिस्टम है जिसमें इतने सारे पेड़ पौधे, हरा जंगल, नदियाँ, है ना, सब कुछ है, इसका असल में कॉस्ट कितना है, ये असल में इसकी वैल्यू कितनी है, इकोनॉमिक टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी है। एक्चुअल में तो ये प्राइसलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यूलेस है। यू कैन नॉट वैल्यू अ ट्री और लाइफ ऑफ अ ट्री, यू कैन नॉट वैल्यू द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन, है ना, इकोनॉमिक टर्म्स में। बट हम इतने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं कि अब इंसान की भी कीमत लग जाती है और पौधों की भी कीमत लग जाती है। चलो आगे चलते। 2010 में एट नगोया बायोडाइवर्सिटी समिट इंडिया डिक्लेयर्स अडॉप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, 2010 में नगोया बायोडाइवर्सिटी समिट में इंडिया क्या अकाउंट करता है कि अब हम नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग करेंगे। यूएन डिसाइड्स ऑन ग्लोबल पार्टनरशिप टू मेन स्ट्रीम इनटू इकोनॉमिक प्लानिंग, कि आज के बाद जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग भी कैलकुलेट की जाएगी। 2011 में पार्थ दासगुप्ता कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, जिन्होंने एग्जामाइन किया द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग ग्रीन नेशनल अकाउंट्स, एंड पोस्ट दैट 2013 में एन एक्सपर्ट ग्रुप सबमिटेड अस अ फ्रेमवर्क, कि हम कैसे ग्रीन नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग, ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। ठीक है, सो इंडिया का जो ग्रीन ग्रोथ का विजन है दैट वी वांट टू डेवलप इंडिया इनटू विकसित भारत और डेवलप्ड नेशन बाय 2047। हाउएवर ग्रीन जीडीपी की बात करें या ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो हमें नेट जीरो एमिशंस अचीव करने हैं बाय 2070। ठीक है, इसके साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी याद रखनी है। सो देयरफॉर दोनों ही गोल्स को अचीव करना है, डेवलपमेंट भी और ग्रीन ग्रोथ को भी। दोनों को अचीव करने के लिए सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना है, और उसके साथ साथ ग्रीन स्टील, दैट इज क्लीनर टेक्नोलॉजीज विच रिड्यूस कार्बन एमिशन। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, और इस बेसिस पे वी आर स्टार्टिंग और वी हैव ऑलरेडी फोकस्ड ऑन बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। मिशन लाइफ के बारे में मैंने बोला, मिशन लाइफ वी इंट्रोड्यूस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एट G20 समिट। ठीक है, स्टिग्लिट्स कमीशन आया था, स्टिग्लिट्स कमीशन 2008 में। इस कमीशन का ये रिकमेंडेशन था, इट क्रिटिक्ड और क्रिटिसाइज्ड जीडीपी। याद है मैंने आपको एक कोटेशन दिया था, जोसेफ स्टिग्लिट्स एंड अमर्त्य सेन। ठीक है,
जोसेफ स्टिग्लिट्स एंड अमर्त्य सेन, हमने डिस्कस किया था दैट हाउ डू दे क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रैशनल मैन एंड जीडीपी, the concepts given by Adam Smith and Simon Kuznets as a measure of progress, and demanded that there are more items which should be included into national capital accounting. कौन कौन सा आइटम? फॉर एग्जाम्पल लेजर टाइम, आप कितना खाली बैठे हो, आप कितना अपने आप के लिए टाइम कितना निकालते हो। खाली बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई काम ही नहीं है, आप काम ढूंढ रहे हो, तब तो आप अनएम्प्लॉयड हो, है ना। जब आप काम ढूंढ रहे हो और आपके पास काम नहीं है तब आप अनएम्प्लॉयड हो। लेजर का मतलब ये होता है कि आप अपने आप के लिए मी टाइम, जिसको हम बोलते हैं ना मी टाइम, जेंजीज, हाँ बस उसके लिए, ठीक है। सो बी इंक्लूडेड इन एनी मैट्रिक्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस। डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लाइफ इकोनॉमिक्स, जो हमने अभी मैंने 2-3 बार बोल दिया ऑलरेडी। यूएन समिट फॉर फ्यूचर 2024 हो रही थी, यहीं पे ये क्रूशल एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया जिसमें बोला गया दैट वी शुड इंक्लूड लाइफ इकोनॉमिक्स एंड फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट। क्या करना है लाइफ इकोनॉमिक्स में? वी शुड इंक्लूड, जब हम कैलकुलेशन करते हैं डेवलपमेंट की, जब हम डेवलपमेंट को मेजर करना चाहते हैं तो वी शुड इंक्लूड ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, प्लानेटरी बाउंड्रीज, वेलबींग इकोनॉमी, इम्पैक्ट इकोनॉमी, रीजनरेटिव इकोनॉमी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ डज इट ऑल मेक सेंस टू यू कि जितना भी हमने अभी तक डिस्कशन किया, सारा डिस्कशन एक जगह पे आ गया, लाइफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमने प्लानेटरी बाउंड्रीज, प्लानेटरी प्रेशर, ह्यूमन डेवलपमेंट, एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमने प्लानेटरी बाउंड्रीज जो कि हमने केट रेवर्थ की ली थी। केट रेवर्थ also talks about planetary boundaries, that there are 9 planetary boundaries and there are 12 foundations of growth. सिंपल, वो प्लानेटरी बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स अभी पढ़ा था हमने, 89 इंडिकेटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वी ऑलरेडी डिस्कस 3 इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड, उसके बाद वेल्थ एडजस्टेड, नेचुरल कैपिटल, सब पढ़ लिया। रीजनरेटिव इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी जो आगे पढ़ेंगे। इम्पैक्ट इकोनॉमी, दैट हाउ मच इम्पैक्ट आर यू एक्चुअली क्रिएटिंग ऑन दी टोटल, वेदर आप जो हमने प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा था, उसमें आपको ये समझ आएगा दैट इम्पैक्ट कितना क्रिएट हो रहा है। 2 चीजें, CO2 एमिशन कितना हो रहा है आपकी एक्टिविटी से और आपका मटेरियल फुटप्रिंट कितना है, दोनों चीजें, ठीक है। डन यहां तक। डोनट इकोनॉमी आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। डोनट इकोनॉमी इज द सेम कॉन्सेप्ट गिवन बाय केट रेवर्थ, ऑल्सो नोन एज embedded economy. Social and solidarity economy, you can read about it. It prioritizes social and environmental well-being. Well-being economy, it creates economy which is serving people and planet. Impact economy, it is the positive social impact, social and environmental impact. Regenerative economy, or I would say circular economy. ठीक है, डन है यहाँ तक। This was all about development. डेवलपमेंट में एक चीज़ हमने पढ़ी थी, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया। परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है, दैट हाउ डू यू कंपेयर टू इकोनॉमीज विद रिस्पेक्ट टू परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर के लिए आपको ये समझना होगा दैट परचेजिंग पावर गिव्स अस अ ट्रू कंपैरिजन, क्योंकि से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ $1 100 रुपये का है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें डॉलर की डिमांड की वजह से डॉलर ओवर प्राइज्ड है। बट अगर मैं बोलूं कि ये बॉटल $2 का आएगा और यहाँ इंडिया में 100 रुपये का आएगा, सेम बॉटल, सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट, सेम एवरीथिंग इज सेम, सेम कंपनी। यूएस में $2, इंडिया में 100 रुपये, इसका मतलब $1 कितने का है, 50 रुपये का। क्यों? क्योंकि $2 में भी सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है और 100 रुपये में भी सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है। तो 100 रुपया इक्वल्स टू $2, $1 equals to 50 rupees. Simple, that is purchasing power. That how much purchasing power has dollar got? $1 का purchasing power कितना है, आधा बॉटल, और 50 रुपये का purchasing power कितना है, आधा बॉटल। अगर मैं एक मतलब सिंपल करूं इसको, तो ये बॉटल 50 रुपये का है इंडिया में और ये बॉटल $1 का है यूएसए में। नाउ टेल मी, $1 equals to 50 रुपये। सिंपल, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक, चलो हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर टॉप 3 इकोनॉमीज देखें तो सबसे टॉप पे चाइना है, उसके बाद यूएसए और उसके बाद इंडिया। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। डन। करेंसी कॉन्फिडेंस गैप। नाउ सी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है डेवलपमेंट। अब जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ
ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने के लिए ज़रूरी है ताकि कल से जब हम डिस्कशन करें तो वहाँ पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनको समझने के लिए ज़रूरी है। करेंसी कॉन्फिडेंस गैप बहुत सिंपल सा आई वुड से कॉन्सेप्ट है कि यूएस डॉलर अगर आप देखें मार्केट रेट के हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है, डॉलर की वैल्यू मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से ज़्यादा है और परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से कम है। कॉमन सेंस जो मैंने अभी बोला। वैसे ही चाइनीज़ युआन और इंडियन रुपी का अगर आप देखो तो जीडीपी विच इज़ एट द मार्केट रेट इज लोअर दैन व्हाट इज एट परचेजिंग पावर पैरिटी। क्यों? सी यूएसए का जीडीपी अगर आप देखो, हाँ, यूएसए का जीडीपी अगर आप देखो मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से तो इट इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बट वहीं पे अगर इसका परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी देखो तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बट चाइना का अगर आप मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखो तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और अगर चाइना का ही आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखो तो इट इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि चाइना में चीज़ें सस्ती मिलती है, लेबर सस्ता है, चीज़ें सस्ती है, इसीलिए बस सिंपल सी बात है, ठीक है। चाइनीज़ इकोनॉमी, चाइनीज़ रेनमिनबी, इट हैज़ गॉट, हाँ, युआन हैज़ गॉट, सॉरी, इंडियन रुपी एंड युआन हैज़ गॉट मोर वैल्यू, और आई वुड से इट इज़ the purchasing power of these currencies is more than the purchasing power of dollar. Simple. That is how we define the currency confidence index. Last concept, that is donut economy. Donut economy, it was developed by Kate Raworth, जो मैंने already हमने start ही यहीं से किया था ताकि हम ख़त्म भी यहीं पे करें. That is how I frame the stories around the concept. ठीक है, और ये already हमने discuss किया हुआ है that हमारे पास 12 foundational pillars है और 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक। आज डेवलपमेंट का चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। विद दिस थॉट वी विल स्टॉप ओवर हेयर एंड कल हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू अभी तक बने रहने के लिए, एंड आई प्रॉमिस यू 34 चैप्टर्स हैं हमारे, 34 के 34 हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे। With this thought, I'll take a leave. Thank you for being here. Jai Hind.